सो वेलकम। हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे और प्रोजेक्टाइल मोशन की आज हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। तो एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या पढ़ा था। प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था टी इक्वल टू होता है 2u साइन थीटा बाई जी। ये हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था। तो प्रोजेक्टाइल का जो टाइम पीरियड रहती है वो हवा में रहती है, वो उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड, वो h इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी होता है। और जो हाइट मैक्सिमम गेन करती है वो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। रेंज की बात करी थी तो अपने बोला था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। डिफरेंस याद रखिए, यहाँ साइन स्क्वायर है यहाँ साइन 2 थीटा है। और एक अपने ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन पढ़ी थी y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये अपने ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन पढ़ी थी। तो ये चार चीज़ें अपने अभी तक पढ़ी थी। और आइए इन चार चीज़ों पे बैठ के अब हम कुछ सवाल करते हैं। तो सवाल करने के लिए हम चाहिए चलते हैं, तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल करेंगे। और चलिए तो प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल करते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास आया है कि मैं चाहूँगा कि जब भी सवाल आए तो आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए, इस सवाल को खुद पढ़िए, समझिए, अटेम्प्ट कीजिए और फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। तो एक बॉल है जो ड्रॉप की जाती है विंडो ऑफ मूविंग ट्रेन। एक ट्रेन है, उसकी मूविंग ट्रेन है, उसकी विंडो से बॉल को ड्रॉप किया जाता है और रेल की पटरियों में गिराया जाता है, उसको हॉरिजॉन्टल रेल्स पे गिराया जाता है। तो वो बॉल का जो पाथ होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, सर्कुलर पाथ होगा, सॉरी उस बॉल का जो पाथ होगा वो हमें बताना है। उस बॉल का क्या पाथ होगा, ठीक है, उस बॉल का पाथ कौन सा होगा ये बताना है हमें। तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, सर्कुलर पाथ होगा, स्पाइरल पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। देखिए जब बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं मूविंग ट्रेन से, तो उस पर जो फोर्स है, ठीक है, उस पर एक्सेलेरेशन काम कर रहा है, वो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन काम कर रहा है। और हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट एक्सेलेरेशन में जो पाथ फॉलो होता है वो पैराबोलिक पाथ होता है। तो ये एक बहुत सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, वापस आप एक बार वीडियो को पॉज करेंगे, खुद अटेम्प्ट करेंगे। ओके, एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया है स्पीड u से, ठीक है, एक बार आराम से आप इसको पढ़ लीजिए। मैं चाहता हूँ इसको अटेम्प्ट करें और उसके बाद मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो एक प्रोजेक्टाइल को स्पीड u से थ्रो किया गया एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल एट t इक्वल टू 0 में, और ये इट जस्ट क्रॉसेस 2 पॉइंट्स ऑफ इक्वल हाइट एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन्ड बाय इट। तो समझने की कोशिश करते हैं कर क्या रहा है ये। एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया मैंने ऐसे, और कोई दो इक्वल हाइट्स, ये वाले पॉइंट्स ये होंगे, दो इक्वल हाइट वाले पॉइंट, लेट्स से ए पॉइंट और बी पॉइंट है, और दोनों की हाइट h है। यहाँ से एक को t इक्वल टू 1 सेकेंड पे थ्रो की क्रॉस किया, एक को t इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्रॉस किया। हमसे पूछा गया है ना, और ये जो स्पीड है जिससे थ्रो किया गया वो u स्पीड है, एंगल बना रही है थीटा। हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन बाय इट, ये मैक्सिमम हाइट क्या ऑब्टेन करेगा। तो पहले तो हम ये देखें कि अगर इन दोनों टाइम पे सेम हाइट है, इसका मतलब है कि हम बोल सकते हैं इन दोनों टाइम पे सेम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की अगर हम इक्वेशन लगाएंगे, तो पहले हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लगाएंगे और उस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालने की कोशिश करेंगे। और अगर हमें एक बार इनिशियली वेलोसिटी आ गई तो हम मैक्सिमम हाइट तो अपन निकाल ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हाँ मैक्सिमम हाइट तो अपन निकाल ही सकते हैं, मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन बाय। तो चलिए पहले अपन एंगल थीटा से साथ इसको थ्रो किया गया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ut1 माइनस हाफ gt1 का स्क्वायर, और एक t2 टाइम पे एक और टाइम पे ut2 माइनस हाफ gt2 स्क्वायर, ठीक है। दोनों जगह हाइट बराबर है, तो u t की वैल्यू एक बार तो 1 रखूंगा, -5 इंटू 1 का स्क्वायर, एक बार रखूंगा t की वैल्यू 3 रखूंगा, u इंटू 3, दिस इज u -5 है ना, g/2 को 5 बोल दूंगा, और t2 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। दिस इज u -5 इक्वल टू 3u -45, सो दिस इज 2u इक्वल टू 40। तो u इक्वल टू हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। t इक्वल टू u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड है। और अगर हमारे पास u आ गया, अगर हमारे पास u आ गया तो हमने पढ़ा था वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू होता है u वाई का, सॉरी हमने पढ़ा था वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू होता है u वाई का स्क्वायर माइनस 2gh। तो हम h इक्वल टू ये भी बोल सकते हैं u वाई का स्क्वायर अपॉन 2g
अपन क्या बोल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो u आया हमारा, ये u y तो आया है, ये u y आया है इक्वेशन में, अगर हम रखाएंगे तो ये हमारा u y आया है, तो u y हमारा 20 मीटर पर सेकंड आ गया है। और हमारी ये इक्वेशन होती है h इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g, तो ये 20 इंटू 20 अपॉन 20, सो हमारी हाइट आ जाएगी, मैक्सिमम हाइट आ जाएगी 20 मीटर। सो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब मैं चाहता हूँ एक बार आप ट्राई करें, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन लिखते हुए मैंने सिंपल u लिख दिया था, क्योंकि हमें ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी आएगा, इसलिए h इक्वल टू वाई इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और चलिए एक और करते हैं। A particle is projected from the ground at an angle such that, एक बार आप इस चैप्टर क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, खुद अटेम्प्ट कीजिए और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आपने पढ़ लिया है तो इसको एक एंगल से प्रोजेक्ट किया जाता है टॉप ऑफ ए, इट क्लियर्स द टॉप ऑफ ए पोल आफ्टर t1 टाइम एंड इट्स पाथ एंड इट टेक्स फर्दर t2 टाइम टू रीच द ग्राउंड, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैंने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, यहाँ पर कोई पोल था और इसको उसने t1 टाइम में क्रॉस किया, ठीक है। ये t1 टाइम था मेरा जब इसने इसको क्रॉस किया, और उसके बाद इसको फर्दर t2 टाइम लगा, उसके बाद इसको फर्दर t2 टाइम लगा। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल, तो लेट्स से दिस इज द हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। तो अगेन हम सेम इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो मुझे मालूम है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल सच दैट इट क्लियर्स द टॉप ऑफ ए पोल आफ्टर t1 टाइम इन इट्स पाथ। अगर t1 टाइम में ये इसको क्रॉस करता है तो मैं y इक्वल टू क्या लिख दूंगा, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी वन का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पर y की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, h लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा यू वाई, कितना टाइम में क्रॉस किया मैंने, t1 टाइम में, तो यू वाई टी माइनस हाफ जी टी वन का स्क्वायर। ये एक तरह से मेरी एक इक्वेशन होगी, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी एक इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन, टोटल टाइम जो मुझे लगा इस प्रोजेक्टाइल का, जो फ्लाइट टाइम है वो कितना है, t1 प्लस t2, और हमें मालूम है टोटल फ्लाइट टाइम क्या होता है, t इक्वल टू होता है 2u/g, ये हमें मालूम है। t1 प्लस 2 या टोटल फ्लाइट टाइम t बोलूंगा तो 2u/g होता है। तो अब मैं यहां से मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द, वो निकालनी है मुझे। तो मैं ui की वैल्यू को रिप्लेस कर सकता हूं, तो ui इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पर, 2 ui इक्वल टू मैं ये भी बोल सकता हूँ gt/2, आराम से बोल सकता हूँ मेरे ख्याल से ui इक्वल टू gt/2। अब ui इक्वल टू मैंने gt/2 बोल दिया, तो मैं अब इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा हाफ, सॉरी ui gt/2, ठीक है। और t की वैल्यू तो मेरी हाँ, या t को बाद में t1 प्लस t2 लिख दूंगा, gt/2 इंटू t1 माइनस हाफ जी t1 का स्क्वायर। और t जो था मेरा वो t1 प्लस t2 था, तो मैं इसको और अगर सिंप्लीफाई करूं तो g/2 t1 प्लस t2 माइनस हाफ जी t1 का स्क्वायर। और मैं इसको और अगर ऑल सॉल्व करूंगा तो मेरे को फाइनली मिल जाएगा g/2 t1 t2, बाकी तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, g t1 t2, हाँ बाकी तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल, g t1/t2। सो दिस इज आल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन है, आप एक बार इसको रीड कीजिए, फिर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और अगर फिर आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए यहाँ पर मैं पाथ मतलब ट्रेजेक्टरी दिया हुआ है, बॉडी प्रोजेक्ट अलोंग द वाई एक्सिस गिवन बाय दिस, तो बस यहाँ पर समझने की बात है कि क्या लगाना है। तो अगर आपको ये ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन दिखती है तो बहुत आसानी सिंपल हो जाती है, y इक्वल टू होता है √3x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। हमारी ट्रेजेक्टरी की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। अब हमसे इनिशियल वेलोसिटी पूछी है ना, इनिशियल वेलोसिटी पूछी है हमसे, तो इनिशियल वेलोसिटी तो u होती है, ठीक है। अब पहले तो हम इससे कंपैरिजन करें, क्या इससे कंपैरिजन करने में क्या क्या चीज़ें मालूम पड़ती है। देखिए x की जगह x मालूम पड़ गया, tan थीटा की जगह √3 लिख लीजिए, tan थीटा इक्वल टू √3, इसका मतलब हो गया थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो इसका 60 डिग्री हो गया ग्राउंड से। ये भी मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अच्छा, एक और इक्वेशन जो होती है ट्रेजेक्टरी की, वो होती है x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, सॉरी 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन होती है ना। तो
यहाँ वाली इक्वेशन से कंपैरिजन करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है बिकॉज यहाँ पर अलग फॉर्म है, पर अगर अपन यहाँ वाली इक्वेशन से कंपैरिजन करें तो ये आसानी से कंपैरिजन हो रही है। तो एक्स अगेन टेन थीटा की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। अब आप देखिए क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर है माइनस हाफ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है माइनस हाफ जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। माइनस हाफ से माइनस हाफ कट गया, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा जी अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। जी की वैल्यू कितनी है 10, कॉस 60, कॉस 60, ठीक है, बिकॉज थीटा 60 है तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ, तो कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4, तो यू स्क्वायर थीटा हो जाएगा 40, यू स्क्वायर थीटा 40 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है इनिशियल वेलोसिटी पूछी है, तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी क्या हो जाएगी √40, तो 2√10, ये हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी 2√10 मीटर पर सेकेंड। ओके ओके, वापस एक बार इसको आप पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। When the angles of elevation of a gun are 60 degree and 30 degree respectively, the height shoots are h1 and h2 respectively, तो h1 अपॉन h2 की वैल्यू निकालनी है। तो हमने वैसे इसको पहले पढ़ लिया था, हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। तो इस केस में थीटा बना जाएगा, इस केस में h2 हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा 2 अपॉन 2g हो जाएगा, ठीक है। अब एक केस में 60 डिग्री, एक केस में 30 डिग्री, तो h1 अपॉन h2 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो फाइनली बचेगा साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 2। साइन स्क्वायर थीटा 1 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब हो गया √3/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 3/4, और 30 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। सो दिस इज 3:1। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, h1 अपॉन h2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आराम से। इफ t1 विद द टाइम टेकन, अगेन एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, खुद कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, और फिर हम यहाँ पर सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। If t1 be the time taken by your body to clear the top of a building and t2 be the time spent in the air, then t2 is to t1 will be, ठीक है। तो देखिए t1 be the time taken by the body to clear the top of a building, तो अगर बिल्डिंग के एक टॉप है, ये कोई बिल्डिंग है, इसका टॉप है, इसको क्लियर करने का टाइम है t1, इसको क्लियर करने का टाइम है t1 एंड t2 इज द टाइम स्पेंड इन द एयर। तो देखिए इसका मतलब हो गया टाइम ऑफ असेंट हो गया, ये टाइम ऑफ असेंट हो गया, और ये टोटल फ्लाइट टाइम हो गया, ये टाइम ऑफ असेंट हो गया और ये टोटल फ्लाइट टाइम हो गया। तो t1 इज एक तरह से आप बोल सकते हैं टाइम ऑफ असेंट, ठीक है, असेंट, और t2 विल बी टोटल फ्लाइट टाइम, टोटल फ्लाइट टाइम। हमें मालूम है टोटल फ्लाइट टाइम टाइम ऑफ असेंट का डबल होता है, तो 2:1, ठीक है, ये हमने बहुत बार पढ़ रखा है। ओके एक बार वापस पॉज करके क्वेश्चंस करिए और फिर आप यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हैं। मैं बिल्कुल आपकी साइड में हो गया ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से दिख सके। ओके आइए अब करते हैं। टी विल द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ करंट ऑफ वाटर एंड मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इट फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ प्रोजेक्शन, एच विद द मैक्सिमम हाइट, तो एच अपॉन टी का रेशियो पूछा है, ठीक है। टी इज द टोटल फ्लाइट ऑफ अ करंट ऑफ अ वाटर, तो टी इज द टोटल टाइम, तो t का मतलब हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, टोटल फ्लाइट टाइम तो हम ऐसे निकालते ही हैं। और h इज द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हमसे क्या पूछा है, हमसे h अपॉन टी की वैल्यू पूछी, तो हम h अपॉन टी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, 2u साइन थीटा अपॉन g, g से g कट गया, ठीक है। u स्क्वायर से एक u ये कट गया, तो ये हो गया u, एक साइन से एक साइन कट गया, u साइन थीटा, ऊपर तो u साइन थीटा हो गया और नीचे 4 हो गया। सो हमारा ये सेकंड आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको। ओके एक और क्वेश्चन लेते हैं, वापस आप पॉज कीजिए, एक बार खुद ट्राई कीजिए। If a baseball player can throw a ball at a maximum distance d over a ground, maximum distance की बात कर रहा है, ठीक है, and the maximum vertical height to which he can throw it, ये बार बार थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है तो आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, माफ कीजिएगा। If a baseball player can throw a ball at a maximum distance d over a ground,
द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच ही कैन थ्रो इट विल बी। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रो करना है तो r इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रो करना है तो थीटा इक्वल टू हो जाता है 45 डिग्री, तो r मैक्सिमम इक्वल टू आता है यू स्क्वायर बाई जी। ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। r मैक्सिमम इक्वल टू जी आता है। अब उसको कहाँ थ्रो करना है, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, तो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट होती है यू स्क्वायर अपॉन 2g। हमने पढ़ा रखा है मैक्सिमम वर्टिकल हाइट होती है यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो आर मैक्स और इसमें रिलेशन क्या हो गया, एक तरह से आर मैक्स यहां बोल सकते हैं एच इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी हमारा ये मैक्सिमम हाइट होगी। अब हमसे पूछा है तो ये हमें डी दे रखा है, बेसिकली मैक्सिमम डिस्टेंस डी रहेगी, तो डी इक्वल टू दे रखा है यू स्क्वायर बाई जी, हाइट दे रखी है यू स्क्वायर बाई डी। तो हमसे एच और डी में डिस्टेंस रिलेशन पूछा है, तो एच इक्वल टू हो जाएगा डी बाई टू। मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एच इक्वल टू डी बाई टू, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक बार वापस आप स्लाइड को ब्राउज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए। एक बॉल है जिसको स्पीड यू से प्रोजेक्ट किया जाता है 15 डिग्री पे और उसकी रेंज आती है आर। अदर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द रेंज विद द सेम इनिशियल स्पीड इज, सेम इनिशियल स्पीड दे रखी है तो सेम रेंज लाने के लिए क्या होता है, हमने रेंज के केस में पढ़ा था आर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। हमने पढ़ा था अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं तो रेंज सेम आती है प्रोवाइडेड स्पीड कांस्टेंट है। तो हमें यहाँ पर सेम इनिशियल स्पीड दे रखी, यानी कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, तो 15 डिग्री है तो 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 75 डिग्री। अगर 20 डिग्री होता तो 70 डिग्री, अगर 50 डिग्री होता तो 40 डिग्री, अगर 10 डिग्री होता तो 80 डिग्री। तो इस तरह के आप 4-5 सवाल और बन सकते हैं इजी। तो करेक्ट आंसर आ गया 15 डिग्री है तो 75 डिग्री। ठीक है, ओके, ये भी एक अच्छा सवाल है। प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज फॉर द टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन इफ t1 t2 be the times of flight in these two cases, then the product of times of flight will be। एक बार आप पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, मैं बिल्कुल साइड में हूं ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कर सकें। एक प्रोजेक्टाइल है जिसकी सेम रेंज होती है दो एंगल के लिए, ठीक है। हाँ, तो एक एंगल तो हो जाएगा थीटा और एक एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अभी भी पढ़ा था हमने, दोनों के लिए सेम रेंज हो जाएगी आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और यहाँ पर भी यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी, सेम रेंज आएगी। लेकिन क्या टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, पहले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, दूसरे केस में टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2u कॉस थीटा बाई जी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। देखिए अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं और ट्रिग्नोमेट्री का मैंने बेस्ट मैथमेटिक्स टूल में एक वीडियो डाला हुआ है जहां 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, इन सब की वैल्यूज कैसे निकालते हैं ये मैंने सिखाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर T1 T2 को कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो मुझे भी यहाँ पर T1 T2 को कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं T1 T2 को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2u साइन थीटा बाई जी इंटू 2u कॉस थीटा बाई जी, ये मेरा आता है। और इसको लिख सकता हूँ 4u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी स्क्वायर। ओके, अब पर मुझे इसको r की टर्म में लिखना है, तो r की टर्म में लिखूं तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूँ 2, ये u स्क्वायर है, सॉरी 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा, ठीक है, 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ g इंटू जी, और ये वाली जो मेरी टर्म होगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये मेरी होगी r, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2r बाई जी। तो T1 T2 जो हो जाएगा 2r बाई जी के बराबर हो जाएगा। अच्छा, मुझे प्रोपोर्शनल की टर्म में निकालना है तो मैं लिख सकता हूँ T1 इंटू T2 इज प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, आइए एक और सवाल देखते हैं। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद ए लीनियर मोमेंटम p मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, द चेंज ऑन द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल रिटर्निंग टू ग्राउंड विल बी। ठीक है, एक बार आप खुद ट्राई कीजिए, है ना, मैं वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। अच्छा सवाल है, चेंज इन मोमेंटम की बात करी और हमने थ्योरी में भी चेंज इन मोमेंटम के बारे में बात करी थी, तो मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत आनी चाहिए आपको। देखिए हमने बताया था कि अगर आप एक बॉल को थ्रो करते हैं ऐसे,
तो अगर आपने उसको u वेलोसिटी से थ्रो किया है तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा, और ये जब वहाँ पर टकराएगी वापस u से ही टकराएगी, ये वाला कंपोनेंट अगेन u cos थीटा हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट अगेन u sin थीटा हो जाएगा। अगर इनिशियल मोमेंटम की बात करते हैं p इनिशियल हो जाता है u cos थीटा i के प्लस u sin थीटा j के, और अगर फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं p फाइनल, तो इसका मोमेंटम हो जाता है u cos थीटा i के माइनस u sin थीटा j के। वाई? बिकॉज टकराते वक्त जो मोशन होगा इसका वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा, तो इसलिए j नेगेटिव हो जाएगा। अब चेंज इन मोमेंटम की बात करें, अगर हम चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो डेल्टा p की बात करते हैं और डेल्टा p के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है। ये सॉरी जो है मोमेंटम से मल्टीप्लाई, मोमेंटम बनाने के लिए मुझे इसके मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। ये वेलोसिटी के कंपोनेंट लिखे थे, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो मास से मल्टीप्लाई करना, तो डेल्टा p जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2mu sin थीटा, ठीक है, माइनस करके देख लीजिएगा, ठीक है। और mu को अपन मोमेंटम भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा 2p sin थीटा। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम p जो दे रखा है वो आपको इनिशियल मोमेंटम p दे रखा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम p है तो p के भी दो फैक्टर हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा p cos थीटा i के, एक हो जाएगा p sin थीटा j के, ये इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम हो जाएगा p cos थीटा i के माइनस p sin थीटा j के, तो डेल्टा p जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2p sin थीटा, ठीक है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड देना चाहिए था, तो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम 2p sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। ओके, एक बार वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई कीजिए। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी की, तो हमने सारी वैरायटी के क्वेश्चंस को यहाँ पर लेने की कोशिश करी है, ताकि अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख रहे हैं तो आपको इसके बाद कोई और थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सीधे जाके अपने सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो भी हमने लास्ट इक्वेशन लेक्चर में आपको जितने भी डेरिवेशंस करवाए थे उनकी आप एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इफ इट हैज़ द मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज, if it has the maximum possible horizontal range, then its kinetic energy at the highest point will be, ठीक है। देखिए, if it has the maximum possible horizontal range, आप ये ना एक हिंट दे रखा है maximum possible horizontal range, तो maximum possible horizontal range हमने पढ़ा हुआ है कि r इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और मैक्सिमम होने के लिए r मैक्सिमम होने के लिए थीटा को 45 होना पड़ता है r मैक्सिमम के लिए, तो वो आ जाता है r इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है। तो हमें एक तरह से थीटा की वैल्यू मालूम पड़ेगी। अब हमें क्या दे रखा है, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो आइए बात कर लेते हैं। इस पॉइंट पे हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है। इनिशियली जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी k थी, और इसको मैंने लेट से इसकी काइनेटिक एनर्जी u वेलोसिटी से फेंका था, तो k इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, हाफ mu स्क्वायर। क्या मैं बोल सकता हूँ k इनिशियल पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी k थी और वो हाफ mu स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, u मेरा प्रोजेक्शन है, ठीक है। इस जगह पे मेरी जो वेलोसिटी हो जाएगी u cos थीटा हो जाएगी, यानी कि मैं बोल सकता हूँ u बाई रूट टू। वाई u बाई रूट टू पे मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है, थीटा मेरा 45 डिग्री है। थीटा 45 डिग्री मैंने कैसे निकाला है, मैंने मैक्सिमम पॉसिबल वाला जो हिंट है उसको पकड़ के थीटा 45 डिग्री निकाल लिया है। अब यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी 0 हो जाता है, बिकॉज ये मैक्सिमम ये हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो जो मेरा k फाइनल होगा वो जाएगा हाफ m u cos थीटा का स्क्वायर, यानी कि u स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 1/4 m u स्क्वायर, या फिर इसको ये भी बोल सकता हूँ k बाई 2, तो 0.5 k मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, एक और सवाल हम ले लेते हैं, इसके बाद हम प्रोजेक्शन के डिफरेंट केस पढ़ेंगे। अभी हमने ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ा था, अब हम एक हाइट से सीधा थ्रो कर रहे हैं, एक हाइट से ऑब्लिक ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, एक हाइट से नीचे थ्रो कर रहे हैं। वो तीनों केसेस हम यहाँ पर लेंगे। तो पहले हम उसको एक लास्ट सवाल है, हम ये ले लेते हैं। एक बॉल है जो एक स्टेयरवे से रोल करती है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड से। आप एक बार इसको खुद पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। स्टेप्स की जो हाइट है h मीटर की हाइट है, b मीटर की वाइड है। द बॉल विल हिट द एज, ये सॉरी बार बार अवधान आ जाता है आपके लिए, ठीक है, तो सम प्रॉब्लम, ठीक है।
द बॉल विल जस्ट हिट द एज ऑफ nth स्टेप इफ n इक्वल्स टू। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक बार समझते हैं अपन। ये बहुत सारी स्टेप्स है, ये बहुत सारी स्टेप्स बना लेता हूँ मैं। ये बॉल लुढ़कती लुढ़कती ऐसी स्टेप्स पे आ रही है, यहाँ से ये बॉल लुढ़कना शुरू हुई, ये बॉल लुढ़कना शुरू हुई, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ये आती जा रही है। तो देखिए, मान लीजिए ऐसी n स्टेप्स है, मान लीजिए देयर आर n स्टेप्स है। तो बॉल नीचे से जब यहाँ से लुढ़कना शुरू करेगी तो यहाँ तक आएगी, तो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा उसका? अगर एक बी हाइट, बी की चौड़ाई है इसकी और इसकी लंबाई है h हाइट की, h हाइट है इसकी, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये बी, ये बी, ये बी, ये बी, तो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जिसको अपन x बोलते हैं वो कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू बी। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई? एक सीढ़ी की चौड़ाई है b और ऐसी n सीढ़ियां हैं, तो हॉरिजॉन्टली तो ये n इंटू बी चल चुका होगा। इसी तरह वर्टिकल की बात करें तो एक सीढ़ी की ऊंचाई है h, तो ये भी h, ये भी h, ये भी h, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा n इंटू h। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको? मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमसे n की वैल्यू पूछी है, हमारे यहाँ पर कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जिनको हमें हटाना है। ठीक है, हमारे जो वेरिएबल्स हमने लिए हैं x और y लिए हैं, इनको हमें हटाना है। अच्छा, मान लीजिए ये सारा का सारा काम किस में होगा? ये सारा का सारा काम होगा t टाइम में। तो लेट्स से कि t टाइम में ये बॉल लुढ़क के नीचे आ जाती है। ठीक है, अगर t टाइम में लुढ़क के नीचे आ जाती है तो t टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? u इंटू टी, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर। क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है आपको? मेरे ख्याल से इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो x u इंटू टी चल रहा है, y चल रहा है हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसमें से हमें एलिमिनेट करना है। ठीक है, अब इसमें से हम क्या क्या एलिमिनेट करेंगे? क्या मैं t की वैल्यू बोल सकता हूँ t की वैल्यू बोल सकता हूँ मैं x बाई यू, यहाँ से बोल सकता हूँ, और x की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ? n b बाई यू, ये भी बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं अगर x की वैल्यू आ गई, t की वैल्यू आ गई, और यहाँ से मैं, और हाँ जी t की वैल्यू मेरे पास आ गई है। ठीक है, बॉल विल हिट द एज ऑन द समय इफ n इक्वल्स टू। ठीक है, मुझे अब इसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, इसको मुझे एलिमिनेट करना है। अब मैं इसको एलिमिनेट कैसे करूं? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सोचिए कैसे करते हैं इसको एलिमिनेट। तो t इक्वल टू तो आ गया मेरे पास x अपॉन यू, और इसी तरह से x की वैल्यू आ गई n इंटू बी अपॉन यू, और y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आ गया। तो एक काम ये भी कर सकता हूँ कि मैं हाँ y इक्वल टू, देखिए y इक्वल टू तो है n इंटू एच, यहाँ डाल दिया हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू n स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, टी के लिए डाल दी। अब देखिए जो जो कट रहा है उसको काट देते हैं। ठीक है, ये सब मैंने इसलिए किया है कि जो जो चीज़ें मैंने मानी थी, क्या क्या मानी थी, x माना था, y माना था, t माना था, इन सबको एलिमिनेट करना था मुझे। अब ये सब एलिमिनेट हो गए। अब हमारा जो n की वैल्यू निकालें, ये n है, ये n स्क्वायर है, तो एक n बच गया। ये n इधर ले लिया, ये हो जाएगा h u स्क्वायर, है ना, ये n। अच्छा, ये 2 भी उधर जाएगा, तो 2h u स्क्वायर अपॉन जी बी स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा n। अच्छा सवाल है बहुत। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। एक बार आप चाहें तो दोबारा देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग वापस हम लोग चलेंगे और एक बार दोबारा अपने प्रोजेक्टाइल पे चलते हैं, और प्रोजेक्टाइल पे हमने अलग अलग जो डिफरेंट तरह के केसेस हैं उनको हम दोबारा पढ़ेंगे। एक बार दोबारा प्रोजेक्टाइल पे चलते हैं और दोबारा प्रोजेक्टाइल के हम सारे के सारे केसेस को दोबारा पढ़ते हैं। आइए, अब प्रोजेक्टाइल के हमारे 3 केसेस और बचे हैं। देखिए, हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल देख लिया था। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, मैं बॉल का ग्राउंड से थ्रो करता हूँ, वापस ग्राउंड पे आती है। अब मैं जो दूसरा केस यहाँ पर पढ़ने वाला हूँ, ठीक है, ये मैं जो दूसरा केस यहाँ पर पढ़ने वाला हूँ, उसमें मैं किसी हाइट से प्रोजेक्शन करूँगा। देखिए, हाइट से मतलब हाइट से मेरा प्रोजेक्शन हुआ कि यहाँ पर ये मेरा ग्राउंड है और यहाँ पर कोई टावर है, ये कोई टावर है। इस टावर से मैंने सीधे बॉल को थ्रो किया, तो मैं अब इस टावर से
ग्राउंड के पैरेलल यू से थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका मोशन कैसा होगा, अभी भी इसका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, क्यों होगा, बिकॉज कांस्टेंट एक्सेलरेशन काम कर रहा है। अब इसका जो प्रोजेक्टाइल होगा वो कैसे होगा, देखिए शुरू में तो बॉल सीधी जाएगी, लेकिन धीरे धीरे ये बॉल बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगी, आएगी नहीं आएगी, तो ये एक प्रोजेक्शन हुआ, ठीक है। हम इसके लिए भी सारी इक्वेशन लिख लेंगे। अब हम दूसरे प्रोजेक्शन की बात करते हैं। दूसरे प्रोजेक्शन में क्या कर रहा हूं मैं, वापस टावर से थ्रो कर रहा हूं, लेकिन इस बार मैं इसको इंक्लाइन एंगल पे थ्रो कर रहा हूं। तो मैं इसको इस तरह से थ्रो कर रहा हूं, ऊपर की तरफ खोल रहा हूं, ऊपर की तरफ थ्रो रहा हूं, थोड़ी देर ऊपर जाएगी, पर फाइनली तो ये भी नीचे ही आएगी। अगेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन काम कर रहा हूँ, तीसरा मोशन ये हो गया। थर्ड केस में मैं क्या कर रहा हूँ, इनका बहुत माइन्यूट से डिफरेंस है जो आपको समझ में आनी चाहिए, और ये इक्वेशन हम बनाएंगे। इस वाले केस में मैं अगेन हाइट से थ्रो कर रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं पहले केस में सीधा थ्रो कर रहा था, दूसरे केस में ऊपर थ्रो कर रहा था। इस वाले केस में मैं नीचे किसी जैसे कि कोई नीचे बैठा हो ना, नीचे खड़ा उसको पत्थर मार रहे हैं, ठीक है, तो हम एक तरह से यहाँ पर नीचे थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये मेरी इनिशियल डायरेक्शन, मैं इस बार नीचे थ्रो कर रहा हूँ, मेरा यू नीचे, तो मेरा यू नीचे है, तो इस बार प्रोजेक्टाइल मेरा ऐसे होगा। मैं इसको इसी पेन से ड्रॉ कर लेता हूँ। मेरा जो प्रोजेक्टाइल होगा वो इस बार ऐसे होगा, और ये मेरी यू वेलोसिटी, ठीक है। अब तीनों केसेस में इक्वेशंस लगाना सीखते हैं हम, है ना, तीनों केसेस में हम इक्वेशन लगाना सीखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इस केस की बात करें। इस केस में यू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। इस केस में इस केस में यू एक्स इक्वल टू हो जाएगा यू, कोई डाउट, क्योंकि मेरी इनिशियल वेलोसिटी ही यू थी। अगर यू एक्स इक्वल टू यू है तो वी एक्स भी वही होता है, हमें मालूम है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन काम ही नहीं करता, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं होती। ए एक्स मेरा जीरो लिखना ही चाहिए मुझे, है ना। यू वाई इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट सामने थ्रो कर रहा हूँ, सीधा हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा हूँ, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया। ए वाई क्या हो गया, सारे मोशन नीचे की तरफ हो रहे हैं, तो मैं नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ, तो मेरा ए वाई भी जी हो गया। अच्छा, अगर ए वाई भी जी हो गया, अच्छा यहाँ की बात करें, यहाँ पर मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, यू एक्स, टाइम तो है, टोटल फ्लाइट टाइम मान लिया टी है, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू यू टी, है ना। इसी तरह से यहाँ पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, मेरी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो है, ए वाई नीचे लग रहा है, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये यू वाई तो जीरो है, हाफ जी और टी स्क्वायर, तो y इक्वल टू तो मेरा आ गया जी टी स्क्वायर बाई 2। मेरे ख्याल से इसमें भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये बेसिक इक्वेशन है, अगर हमें ये निकालनी आगे तो हमें आगे बहुत आसानी है। दूसरी बात, अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए इस जगह पे मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी कैसे होगी, ये तो होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी एक्स, ये होगी वर्टिकल वेलोसिटी, और ये होगी नेट वेलोसिटी। तो नेट वेलोसिटी मान लीजिए एंगल थीटा है, यहाँ पर थीटा लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ तो मैं थीटा इक्वल टू जीरो पे थ्रो कर रहा हूँ, थीटा इक्वल टू जीरो पे थ्रो कर रहा हूँ, तो मेरी ये वेलोसिटी जो होगी v होगी, ये v वेलोसिटी जो होगी, ये v वेलोसिटी जो होगी वो अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर होगा। वी एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर, वी वाई का स्क्वायर, वी वाई कितना है मेरा, वी वाई मैंने निकाला ही नहीं, अच्छा वी वाई निकाल लेता हूँ, तो वी वाई क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी, यू वाई तो जीरो है, यू वाई प्लस जी टी, तो ये तो जीरो है, तो वी वाई हो जाएगा मेरा जी टी, तो ये हो जाएगा मेरा जी स्क्वायर और टी स्क्वायर, ये मेरी वेलोसिटी हो जाएगी। अगर मेरे से पूछ लिया जाए कि भाई ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाती है, तो मैं वो भी बोल सकता हूँ tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर, वी वाई अपॉन वी एक्स, व्हाट इज वी वाई, जी टी, व्हाट इज वी एक्स, यू, तो मेरा tan थीटा भी आ गया जी टी बाई यू। ये इस तरह से हम सारी की सारी चीजें निकाल सकते हैं। अब हमें कोई बोल दिया सर आप मुझे यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट में निकाल के बताइए, आप टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, मुझे मालूम है कि ये जो h हाइट है, इसको ट्रेवल करने में टाइम कितना लगता है, h इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो है, मेरी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, तो मैं लिख सकता हूँ h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो t इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट 2h अपॉन जी। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ गया 2h अपॉन जी। अब अगर टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा आ गया, ये मेरा क्या आया, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आया। अब मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लूंगा तो रेंज भी निकाल लूंगा, उससे रेंज कैसे निकालूंगा, रेंज निकालते हैं
तो रेंज इक्वल टू हो जाएगा यू एक्स इंटू टी। यू तो यू एक्स तो यू ही है और रेंज टाइम हो गया 2h/g, तो ये मेरी रेंज भी आ गई। हालांकि इन सबको समझने की जरूरत है, हमें सवालों में ये सब करेंगे नहीं, सवाल में जैसे क्वेश्चन आएगा हमें तो बस ये समझ में आना चाहिए हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल क्या है, ये समझ में आना चाहिए, हमें कोई भी चीज़ को रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल डू इट। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक और चीज़ हम बोल सकते हैं कि अगर कोई t1 टाइम पे हमसे वेलोसिटी पूछता है, अगर t1 टाइम पे कोई हमसे वेलोसिटी पूछता है, t1 टाइम पे कोई वेलोसिटी पूछता है, v वर्टिकल वेलोसिटी पूछता है, तो वो होती है √2gh1। t1 टाइम पे कोई वेलोसिटी पूछता है, या आफ्टर ट्रेवलिंग द h1 हाइट, आफ्टर ट्रेवलिंग h1 हाइट, जो हमारी वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी vy इक्वल टू हो जाएगा √2gh1। और इस समय हमसे कोई नेट वेलोसिटी पूछता है, तो नेट वेलोसिटी हो जाएगी vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, विच इज नथिंग u स्क्वायर प्लस 2gh1। तो अगर टाइम की फॉर्म में पूछे हम, फाइनल वेलोसिटी हमारी ये है, और अगर हमारी हाइट की फॉर्म में पूछे तो फाइनल वेलोसिटी हमारी ये है। और इन सब इक्वेशन की मदद से हम कोई भी सवाल जो होगा वो बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, है ना। मैं बिल्कुल साइड में खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है ना। एक बार दोबारा रिकैप कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी u, वर्टिकल वेलोसिटी 0 रहेगी, बिकॉज मैं सीधा थ्रो कर रहा हूँ। सीधा थ्रो करने का मतलब है कि मेरा जो हॉरिजॉन्टल के साथ है, ओरिजिन के साथ कोई एंगल नहीं है। अगर ओरिजिन के साथ कोई एंगल नहीं है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है, वो हमेशा 0 होगा, है ना। वर्टिकल एक्सेलरेशन हमेशा g लग रहा होगा, सारे मोशन नीचे की तरफ हो रहे हैं, इसलिए नीचे की डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिव ले लिया। अब मैंने x इक्वल टू ut हो गया, y इक्वल टू GT²/2 हो गया, और बाकी सब चीज़ें कहानियाँ हैं जो आपको पता है, ठीक है। अगर आपका ये हो गया हो तो फिर मैं आगे चलूँ, ठीक है। लेट्स मी ट्राई समथिंग। अगर ये हो जाता है तो लेट मी ट्राई समथिंग। ओके, नहीं, छोड़ दीजिए। ओके, तो अब अगले केस की तरफ चलते हैं। अपन ये वाला केस लेते हैं, ठीक है, और इस वाले केस को नई स्लाइड पे लेते हैं। अब केस 2 लेते हैं। अब बहुत जल्दी जल्दी मेरे ख्याल से हमारा काम हो जाएगा। केस 2 लेते हैं हम। केस 2 में हमने क्या किया था, हमने टावर से आप किसी एंगल पे थ्रो किया था, प्रोजेक्टाइल को हमने किसी एंगल पे थ्रो किया था यू पे। तो ये जो इन थीटा एंगल पे थ्रो किया था, तो ऑब्वियसली इनिशियल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी u cos थीटा, और हमने किसी एंगल पे थ्रो किया था, है ना। और ये मेरा जो uy होगा वो हो जाएगा u sin थीटा। लेकिन फाइनली जितने भी डिस्प्लेसमेंट्स हैं, जितने भी मोशंस हैं, सब नीचे की तरफ हो रहे हैं। पार्टिकल ऊपर फेंक जरूर रहा हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल के लिए क्या बोलूँगा, ux इक्वल टू u cos थीटा, ax इक्वल टू 0, x या s इक्वल टू बोलूँगा us इंटू टी, ठीक है। कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, u cos थीटा इंटू टी, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे वर्टिकल की। अब देखिए वर्टिकल के लिए ये तो मेरा हुआ हॉरिजॉन्टल के लिए। अब मैं बात करूँगा वर्टिकल। ये पैरामीटर्स लिखना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने पैरामीटर लिखना शुरू कर दिया, वर्टिकल के लिए बात करूँगा। बट देखिए सारे के सारे मोशन नीचे की तरफ हो रहे हैं, लेकिन एक मोशन है, एक वेलोसिटी कंपोनेंट जो ऊपर की तरफ जा रहा है, और उसको बोलूँगा मैं यू वाई इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा। क्योंकि मैं नीचे के मोशंस को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो ऊपर के मोशन को नेगेटिव ले लूँगा। जी जो है वो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, चूंकि नीचे के मोशन को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो ए वाई इक्वल टू हो जाएगा जी। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अगर मुझे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करनी तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होता है, तो एच को पॉजिटिव लूँगा, ठीक है। और इक्वेशन लगाऊंगा यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यू वाई जो है मेरा माइनस है, तो यू साइन थीटा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये मेरा हाइट का या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो गया। मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये केस 2 है। केस 1 में हमने ओराइजन के साथ 0 डिग्री के एंगल पे थ्रो किया था। केस 2 में हमने ओराइजन के साथ थीटा डिग्री के एंगल पे थ्रो किया, लेकिन हमने हाइट से थ्रो किया है ना, हमारी हाइट से थ्रो किया है। हमारा जब ग्राउंड टू ग्राउंड होता था उसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होता था, लेकिन हाइट टू ग्राउंड में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा उस टावर की हाइट। ये बेसिक चीजें जो मुझे लगता है कि आपको पता ही होनी चाहिए, इनके बिना काम नहीं हो पाएगा। आइए केस 3 देखते हैं। नाउ व्हाट इज केस 3।
सारे पॉसिबल केसेस को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये अगेन हमारा टावर हो गया। इस टावर से इस बार मैंने इसको किसी एंगल पे थ्रो किया। जब मैंने इसको किसी एंगल पे थ्रो किया तो अगेन इसका जो मोशन होगा वो पैराबोलिक मोशन होगा। ये मेरा जो मोशन होगा पैराबोलिक मोशन होगा, ठीक है। ये मेरी u वेलोसिटी है, ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा u cos थीटा। और इस बार वर्टिकल कंपोनेंट भी नीचे की तरफ हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी u sin थीटा। तो अगेन मैं लिख लेता हूँ सारी चीज़ें, हॉरिजॉन्टल लिखता हूँ, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, ए एक्स इक्वल टू 0 हमेशा की तरह, एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। अब तो याद हो जाना चाहिए यू कॉस थीटा इंटू टी। वर्टिकल की बात करूँगा तो यू वाई इक्वल टू, देखिए इससे पहले वाले केस में जो ऊपर थ्रो किया था तो डायरेक्शन अपोजिट थी, लेकिन इस बार सारी डायरेक्शन नीचे मान रहा हूँ और वर्टिकल कंपोनेंट भी नीचे आ रहा है, तो यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, ए वाई इक्वल टू जी, और y इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। उस केस में माइनस यू साइन थीटा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर आ रहा था, इस केस में प्लस यू साइन थीटा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर आ रहा। सो दिस इज द कंप्लीट थिंग विच यू वांटेड टू डू इट। मेरे ख्याल से हम पास, हाँ आइए दोबारा देखते हैं सवाल को। तो एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है 144 किलोमीटर की हाइट से, 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एल्टीट्यूड है 1000 मीटर का। हाउ फार हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए गिवन टारगेट। तो मेरा ये प्लेन इस तरह से फ्लाई कर रहा है, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल, ये मेरा एक प्लेन इस तरह से फ्लाई कर रहा है, ठीक है। इसकी स्पीड है 144 किलोमीटर पर आवर। मेरा टारगेट यहाँ पर है ना। अब मुझे यहाँ से बॉम्ब को रिलीज करूँगा तब जाके ये टारगेट पे हिट होगा। तो कितनी दूर से मैं रिलीज करूँ ये मुझे पूछा इसने, कितनी दूर से रिलीज करूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर इसके टॉप पे आकर रिलीज करूँगा तो बाहर चला जाएगा बम, मुझे पहले ही रिलीज करना पड़ेगा। कितना बाहर रिलीज करना पड़ेगा वो हमसे पूछा है, ठीक है। तो एक तो फॉर्मूले वाली अप्रोच है और एक अप्रोच ही है। तो हम पहले तो ये निकाल लेंगे अगर बॉम्ब को रिलीज करता हूँ टोटल टाइम कितना लगेगा। अगर एक बार मुझे टोटल ट्रैवलिंग टाइम मिल गया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का टाइम मिल गया, तो उसको मैं हॉरिजॉन्टल स्पीड से मल्टीप्लाई करके रेंज निकाल सकता हूँ, है ना। हमने पढ़ा था कि r इक्वल टू होता है यू एक्स इंटू टी, ठीक है। लेकिन क्या मेरे पास ट्रैवलिंग टाइम है? मेरे पास सवाल में ट्रैवलिंग टाइम नहीं है, पहले मुझे ट्रैवलिंग टाइम निकालना पड़ेगा। और ट्रैवलिंग टाइम को कैसे निकालेंगे? s इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से। चूंकि यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है तो जी को भी मैं पॉजिटिव ले लूँगा, सारी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूँगा। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा 1000 मीटर। अच्छा, वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली जब मैं ड्रॉप कर रहा हूँ तो वर्टिकल वेलोसिटी बॉम्ब की 0 है, ठीक है। तो वो 0 हो जाएगी, हाफ जी यानी कि 5t स्क्वायर। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 5t स्क्वायर इक्वल टू 1000, तो t स्क्वायर इक्वल टू हो गया 200, तो t इक्वल टू हो गया 10√2, यानी कि करीब करीब 14 सेकंड्स का टाइम आ रहा है। 14 सेकंड में ये वेलोसिटी नीचे आ जाएगी। अब 14 सेकंड में मेरा बॉम्ब कितना चलेगा? तो बॉम्ब की जो स्पीड है 144 किलोमीटर पर आवर है, तो 144 को 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर दूंगा और ये टाइम हो गया करीब करीब 14 सेकंड। इसको मल्टीप्लाई किया 8 बार आया, 8 पंजे 40 इंटू 14 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 560 मीटर मेरा आ रहा है। इसका क्लोजेस्ट आंसर है 571 मीटर, ठीक है। दिस इज हाउ वी विल डू इट। एक और सवाल देख लेते हैं। एक बार वापस आप वीडियो को पॉज करिए, खुद ट्राई कीजिए। एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 490 मीटर। व्हेन इट इज जस्ट वर्टिकली अबव द टारगेट, ए बॉम्ब इज ड्रॉप फॉर इट। तो बॉम्ब कितना मिस करेगा? देखिए, अगर मेरा एरोप्लेन ऐसे फ्लाई कर रहा है और यहाँ पर आके, यहाँ पर नीचे मेरा टारगेट है और यहाँ जाके मैंने बॉम्ब को रिलीज किया, तो बॉम्ब सीधा वर्टिकली गिरेगा नहीं, बॉम्ब तो ऐसे गिरेगा आगे की तरफ। यानी कि मैं ये जो रेंज होगी इतना मैं मिस कर जाऊँगा टारगेट को, इतनी रेंज में मैं मिस कर जाऊँगा टारगेट को, ठीक है। इतना मैं मिस कर जाऊँगा, ठीक है। तो अगेन सेम काम करेंगे। सबसे पहले तो हम टी निकाल लेंगे, ठीक है। कितना है? 490 मीटर है। तो हमें मालूम है रेंज इक्वल टू होता है यू एक्स इंटू टी। यू तो दे रखा है 720 किलोमीटर पर आवर, इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पर टी निकालना बाकी है, ठीक है। तो टी को निकालते हैं अपन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से। वाई इक्वल टू होता है यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। वाई तो हो गया मेरा 490 मीटर, हाफ जी मतलब 5। अच्छा, मैं यहाँ पर चूंकि 490 तो जी को भी 9.8 ही लूँगा, जी को 9.8 लूँगा इंटू टी स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये भी 980 इक्वल टू 9.8 टी स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो टी इक्वल टू आ गया मेरे पास 10 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड तक
मैं ये बॉम्ब नीचे गिरेगा। अब 10 सेकंड की वैल्यू यहाँ पर डाल दी, 10 सेकंड की वैल्यू यहाँ डाल दी तो रेंज निकल जाएगी 7200 इंटू 5/18 इंटू 10, ये हो जाएगा 400, तो 400 तो 400 4000 इंटू 5 समथिंग some mistake 720 किलोमीटर पर आ रहे, 7200 नहीं है, एक जीरो कम होगा, तो 40 इंटू 5200 एंड 2000 मीटर, ठीक है, छोटी सी टेक्निकल है ना, 2000 मीटर आ जाएगा। एक और सवाल कर लेते हैं। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर, है ना। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद ट्राई कीजिए। एंड एट अ हाइट 1960 मीटर, व्हेन इट्स वर्टिकली बिलो द पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, a body is dropped from it, the body strikes around at point B, the distance between A and B is equal to, ठीक है, the distance between the A and B is equal to when it is vertically above the point A। अगेन सेम क्वेश्चन है, आपका एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपका पॉइंट A है, ठीक है, इसकी जस्ट ऊपर इसने बॉम्ब को रिलीज किया, किसको ड्रॉप किया इसने, बॉडी इज ड्रॉप, तो बॉडी जो इस जगह पर ड्रॉप किया तो बॉडी अगेन यहाँ आके गिरेगी, ठीक है, बॉडी अगेन यहाँ आके गिरेगी, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, बॉडी यहाँ की गिरेगी, पॉइंट बी पे गिरेगी, हमसे वापस रेंज पूछा है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम जो रेंज का जो फॉर्मूला होगा ux इंटू टी लगा लेंगे, ठीक है, u दे रखा है 600 किलोमीटर पर आवर, तो 600 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम निकाल लेंगे। टाइम कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू वही UIT प्लस हाफ GT स्क्वायर से y निकालेंगे। ये y दे रखा है आपको 1960 मीटर, है ना, हाफ g और t स्क्वायर, t की वैल्यू 9.8 मालूम ही है, t निकाल लेंगे इससे, g की वैल्यू 9.8 मालूम है, इससे t निकाल लेंगे, t की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और हम इससे r निकाल लेंगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ओके, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो मुझे लगता नहीं कि हमें अब ज़्यादा इस तरह की क्वेश्चन की बात प्रैक्टिस करनी चाहिए। वर्टिकली अबव द पॉइंट ऑन द ग्राउंड ड्रॉप्स अ बॉम्ब, है ना, प्लेन इज मूविंग एट हाइट ऑफ 1.96 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो वही दे रखा है आपको, डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस हमेशा r इक्वल टू ux इंटू टी होगा, आपको t निकालना होगा, और t निकालने के लिए आपको जो सेकंड इक्वेशन थर्ड s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर है, बार बार वही लगा रहे हैं। इसके केस में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा UYT प्लस g की वैल्यू जो हो जाएगी हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ये वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, y दे रखा है आपको 1.96 किलोमीटर, यानी कि 1960 मीटर, 1/2 9.8 इंटू टी स्क्वायर, यहाँ से t निकालिए, इसमें डालिए, रेंज आ जाएगी। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। आई होप दिस इज क्लियर एंड स्टे ट्यून, हम बहुत सारे ऐसे इस तरह की वीडियोस लेके आते रहेंगे जहाँ पर आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस कराते रहेंगे, और जो क्वेश्चन मैं इनकम्प्लीट छोड़ रहा हूँ आप जरूर कंप्लीट करें, कैलकुलेशन जरूर कंप्लीट करें। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कहाँ पर जी को 9.8 लेना है, कहाँ पर जी को 10 लेना है, ये काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में ऑप्शन किस तरह से दिए हुए होते हैं। चलिए, धन्यवाद, दैट्स ऑल।